चलिए आप लोग आज मेरे साथ फिर से जुड़ जाएं। जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं जो झारखंड सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं, आज मैं उम्मीद करता हूं कि आज मेरे सत्र से आप जुड़े और कुछ जानकारियां, परीक्षा उपयोगी जानकारियों को मैं आपके साथ साझा करने की सोच रहा हूं। साथ साथ इस परीक्षा की तैयारी में पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी भी आपने अमूमन पूरी कर चुके होंगे। लेकिन आज मैं झारखंड के संबंधित कुछ प्रश्न लाया हूँ। ये विविधता भरे प्रश्न की संख्या कमोबेश 19 या 20 होगी। मैं आपकी इच्छानुसार उन प्रश्नों का समाधान बताऊंगा और मैं जानने की ये कोशिश करूंगा कि हमारे जितने भी काबिल परीक्षार्थी हैं उनकी तैयारी कैसी चल रही है। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए रमन कुमार सर का। और आज आप जुड़ चुके हैं अतुल्य IAS एकेडमी के साथ। और आज मैं झारखंड नंबर अर्थात सेकंड पेपर झारखंड पर केंद्रित करके कुछ गुणवत्ता युक्त प्रश्नों को आपके साथ साझा करने की तैयारी कर रहा हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 संभवतः ये झारखंड के खेल से संबंधित प्रश्न प्रतीत होता है। तो खेल के खिलाड़ी या उनसे संदर्भ से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, प्रश्न है कि कोमलिका बारी नामक खिलाड़ी का संदर्भ किस खेल से है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपके पास। एक हॉकी है, बॉक्सिंग है, तीरंदाजी और वुशु है। तो संभवतः ये नाम स्पष्ट रूप से प्रतीत हो रहा है कि किसी महिला खिलाड़ी के नाम से प्रतीत होता है। तो 4 विकल्पों में कौन सा विकल्प होगा, आप इसकी तैयारी कर लें और कोशिश करें कि अविलंब इसका जवाब बताएं। तो उम्मीद करता हूं कि इतने समय में आपने जवाब को ढूंढ लिया होगा। मैं कोशिश करूंगा कि इसकी जानकारी, कुछ संदर्भित जानकारियां की साझा करता चलूं। तो चलिए, मैंने आपको विकल्प दे रखा है और इसका जो आंसर होगा वो तीरंदाजी से जुड़ता है, अर्थात आर्चरी से जुड़ता है। तो थोड़ी सी जानकारी मैं कोमलिका बारी के बता दूं कि विश्व युवा तीरंदाजी प्रतियोगिता जो स्पेन है ना, यूरोप का एक देश है स्पेन, जिसमें 2019 में हुआ था, उस वक्त के खिताब को जीतने वाली ये एकमात्र भारतीय खिलाड़ी थी जो काफ़ी चर्चा में थी। तो वर्ष 2019 की ये उपलब्धि थी इनकी, लेकिन ये चर्चित खिलाड़ी रही हैं और इनका संबंध तीरंदाजी से है। तो इस प्रश्न के जवाब के बाद मैं उम्मीद करता हूं कि आपको नए प्रश्न की ओर ले चलो और इसी तरह से आप नए प्रश्नों का समाधान करते हुए आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक प्रश्न है, वो झारखंड के कला संस्कृति से संदर्भ रखता है कि झारखंड के जनजातीय क्षेत्र में प्रचलित किस चित्रकला में प्राचीनता और आधुनिकता दोनों के भाव दिखाई देते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे राज्य की जो कला संस्कृति है काफ़ी समृद्ध है और उसमें पौराणिक या फिर पुरातन किस्म के भी संस्कृति का समावेश मिलता है और उसमें आधुनिकता का भी समावेश देखने को मिलता है। तो यदि इस तरह के भी कला संस्कृति से जुड़े हुए प्रश्न हो तो आपको इसके लिए सहज हो जाने की ज़रूरत है। चलिए, आपके सामने विकल्प में दे रहा हूँ। विकल्प है कोहबर चित्रकला, भित्ति चित्रकला, सोहराय चित्रकला और जादोपटिया चित्रकला। आपको बताना है कि इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो चलिए, मैं आपको जानकारी दे दूं फटाफट, ताकि आप सहजता से अपने जवाब की ओर चलें। तो इसका जवाब जो होगा भित्ति चित्रकला से संदर्भित होता है। तो थोड़ी सी जानकारी आपको मैं साझा करना चाहूँगा भित्ति चित्रकला के संदर्भ में, कि भित्ति चित्रकला में वास्तविक रूप से देखा जाए तो ज्यामितीय चिन्हों का प्रयोग किया जाता है ना, ज्यामितीय चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है। और इसके संदर्भ में कुछ ऐतिहासिक पक्ष में बता दूं कि 1940 ईस्वी में WC आर्चर, जो तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर हुआ करते थे, उन्होंने संथाल क्षेत्र में, तो उन्होंने अपनी एक पत्रिका थी, पत्रिका का नाम था वर्टिकल मैन। तो वर्टिकल मैन नामक पत्रिका में संथाल जाति की भित्ति चित्रकला का उन्होंने उल्लेख किया था प्रथम बार। तो संथाल परगना की मैं बात कर रहा हूं। तो संथाल परगना में संथालियों के जो भित्ति चित्र होते हैं उसमें प्राचीनता का भाव देखने को मिलता है। इसी तरह से छोटानागपुर की भित्ति चित्रकला की अगर मैं बात करूं तो इसमें आधुनिकता के भाव देखने को मिलते हैं। तो चर्चा हो रही थी कौन से ऐसा चित्रकला है झारखंड की कला संस्कृति में जिसमें आधुनिकता और प्राचीनता दोनों के भाव दिखाई देते हैं। तो मैंने कहा वो भित्ति चित्रकला से जुड़ता है। तो जहाँ तक मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि संथालों की जो भित्ति चित्रकला होती है इसमें आकृतियों की प्रधानता देखने को मिलती है, जबकि छोटानागपुर के जो भित्ति चित्र होते हैं उसमें रंग की प्रधानता होती है। और एक और चीज़ बता दूं कि संथाली भित्ति चित्र कला जो होती है उसमें उभार किस्म का था, 3 डायमेंशनल टाइप के तस्वीरें देखने को मिलती हैं, उभरी हुई तस्वीरें मिलती हैं, जबकि छोटानागपुर की भित्ति चित्रकला में समतल
समतल अर्थात प्लेन सरफेस पर बनाई हुई तस्वीरें प्रतीत होती हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो प्रश्न संख्या दूसरे से जोड़ करके मैंने बताया। इसी तरह के अनेकानेक प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे और केंद्रित किया हूं मैं कुछ झारखंड के ही प्रश्नों को, तो आप कोशिश करें कि प्रश्न संख्या 3 पर अपनी नजर दौड़ाएं। प्रश्न संख्या 3 कहता है कि झारखंड में किन दो आदिम जनजातियों की प्रतिशतता सर्वाधिक है। तो दो आदिम जनजातियों के जोड़े बनाए गए हैं आपके पास, असुर और बिरजिया, माल पहाड़िया और बिरजिया, माल पहाड़िया और पहरिया और सबर और बिरहोर। तो कुल जनसंख्या के संदर्भ में बताना है आपको, जनसंख्या के संदर्भ में बताना है कि दो आदिम जनजाति, संदर्भ है आदिम जनजाति, है ना। तो आदिम जनजातियों की प्रतिशतता सर्वाधिक है कुल जनसंख्या में, तो इन 3 विकल्पों में कोई एक बता दें आप। ठीक है, तो आप इसकी जानकारी आप हमें बताने की कोशिश करें, क्या होना चाहिए इसका जवाब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इसका जवाब आपने ढूंढ लिया होगा। इन्हीं चारों विकल्पों में कोई एक जवाब है ना। और चलिए इसके बारे में बता दूं, तो इसका विकल्प जो होगा वो सही विकल्प होगा बी, अर्थात माल पहाड़िया और बिरजिया जनजाति जो है दोनों आदिम जनजाति हैं और इनकी जो प्रतिशतता है जनसंख्या के संदर्भ में वो सर्वाधिक है। तो यदि सर्वाधिक है तो इसकी जानकारी भी आपकी होनी चाहिए कि वर्ष 2011 की जो जनगणना हुई थी पूरे देश में, उस वक्त माल पहाड़िया की अगर मैं बात करूं तो इनकी जनगणना, उनकी जनसंख्या जो थी कमोबेश 1,35,797 दर्ज की गई थी। फिर से आप सुन लें, 1,35,797 वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार माल पहाड़िया जनजाति की जनसंख्या दर्ज की गई थी, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का अगर मैं तुलनात्मक अध्ययन करूं तो उसके संदर्भ में बताऊं कि 1.57 इनकी प्रतिशतता है। माल पहाड़िया की बात हो रही है। और जहां तक इनका संकेंद्रण की बात की जाए तो संथाल परगना का जो साहेबगंज क्षेत्र है ना, साहेबगंज को छोड़ करके इनका संकेंद्रण कमोबेश पूरे संथाल परगना में है ना, साहेबगंज को छोड़कर। इसी तरह से मैं बिरजिया की बात करूं तो बिरजिया आदिम जनजाति भी है, जिसकी कुल जनसंख्या जो है सो 6,276 है, जो कि कुल जनजातीय जनसंख्या का 0.072% माना जा सकता है। बिरजिया की बात मैं कर रहा हूं। और यही वो जनजाति है जो अपने आप को स्वयं को पुंडरिक नाग का वंशज मानते हैं। तो ये छोटी सी जानकारी आपके समक्ष साझा कर दिया मैंने प्रश्न संख्या 3 के जरिए। उम्मीद करता हूं कि इसी तरह के प्रश्नों के जरिए आप अपनी जानकारियों को पहले से रिवाइज कर चुके होंगे। तो उसी कड़ी में नवीनतम जानकारी नए प्रश्न के रूप में आपके पास आ गया है, प्रश्न संख्या 4 के रूप में। थोड़ा इस पर भी नजर दौड़ाएं कि झारखंड राज्य के द्वारा शुरू की गई मुखबिर योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है। तो याद रहे, झारखंड में प्रश्नों की विविधता का दायरा इतना विस्तृत है कि आपको सतर्कता के साथ आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो चलिए आप इस प्रश्न का जवाब दे दें कि मुखबिर नंबर का हेल्पलाइन नंबर क्या है। 103, 104, 105 और 108। प्रश्न संख्या 4 का जवाब आप हमें देने जा रहे हैं और क्या हो सकता है आप इसका विकल्प बता दें। ठीक है, तो कोशिश करें कि इसका जवाब क्या होना चाहिए। यदि मैं कहूं कि यदि आपको ये मैं दर्ज करूं कि आप इस पर अपनी पहल करके बताने की कोशिश करें इन विकल्पों पर कि क्या होना चाहिए, तो उम्मीद करता हूं कि आप ढूंढ चुके होंगे। यदि ना भी ढूंढे हो तो मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा, लेकिन इसके बारे में कुछ जानकारी पहले देना जरूरी है आपको। तो मैं बताऊं कि बाल विवाह को सूचना देने वालों, बाल विवाह से संबंधित सूचना देने वालों के लिए मुखबिरी योजना जो है सरकार ने शुरू की है। और इससे संदर्भ में बताऊं कि जो व्यक्ति मुखबिर होकर के बाल विवाह के संदर्भ में सरकार को सूचना देता है या स्थानीय प्रशासन को सूचना देता है, उसे 1,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान भी सरकार के द्वारा किया गया है। हाँ, इसके लिए कुछ शर्तें जरूर जोड़ दी गई हैं। वो शर्त यह है कि जब विवाह से पहले ये जानकारी होनी चाहिए, अर्थात विवाह के उपरांत ये जानकारी मान्य नहीं होगी। विवाह से पूर्व ऐसी जानकारी मुखबिरों के द्वारा जिला प्रशासन या स्थानीय प्रशासन को दर्ज कराना जरूरी होगा। इसके अलावा और कुछ और प्रावधान किए गए हैं इसी योजना के तहत कि 50,000 रुपये की इनाम की राशि भी सरकार ने घोषणा की है। और ये जो लाभ, इसका जो लाभुक होंगे वो उस गांव के किसी भी गांव पंचायत में का जो प्रधान होते हैं या मुखिया होते हैं, या उन्हें ये प्रदान किया जाएगा, है ना। और इसमें इस बात की अपेक्षा की गई है कि संबंधित गांव में पूरे 1 वर्ष में ऐसी जानकारी उस गांव प्रधान को दिया जाएगा जो उसको पिछले 1 वर्ष में वहाँ इस प्रकार का रिपोर्ट हो कि वहाँ किसी भी प्रकार का बाल विवाह का कोई लक्षण या ऐसा कोई सूचना नहीं है।
तो इसके बारे में और एक और जानकारी दे दूं कि वर्ष 2018 ईस्वी में इस योजना की शुरुआत की गई थी और यह टोल फ्री योजना के रूप में ये नंबर दर्ज है जो आप देख पा रहे हैं। मैंने जैसा कि आपको कहा कि वो आपके हिस्से होगा पता करने का, आप थोड़ी सी सहजता दिखा करके इस प्रश्न का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये भी आपको बता दूं कि भारत में अकेला झारखंड राज्य ही एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर बाल विवाह के संदर्भ में कुछ आंकड़ों को बात करूं तो कमोबेश पूरे देश में 30% से ज़्यादा बाल विवाह के जो आंकड़े जो होते हैं वो झारखंड के संदर्भ से जुड़ते हैं। और अगर राज्य की मैं गोड्डा जिले की बात करूं तो गोड्डा जिला में अगर प्रतिशतता देखी जाए तो 68.8% जो है ना वो बाल विवाह से जुड़ता है। इसके बाद अगर तुलनात्मक अध्ययन से तुलनात्मक तरीके से दूसरे जिलों की बात करूं तो गढ़वा में 58.8% का बाल विवाह का रिकॉर्ड किया गया है या उसके आंकड़े प्राप्त हुए हैं। और उसके बाद तीसरे नंबर में देवघर का नाम आता है जिसमें 52.7% आंकड़े दर्ज किए गए हैं। ये मैंने कुछ जानकारियां जोड़ दी, लेकिन आपसे अभी भी प्रश्न मेरा अनुत्तरित है, लेकिन ये हिस्से आपके मैं छोड़ रहा हूँ। कमेंट के जरिए आप हमें बताने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन सा ऑप्शन जो इसके साथ सही बैठता है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ आपकी बेहतरी के लिए। चलिए पांचवा प्रश्न है कि झारखंड में प्रकाशित होने वाली उस पाक्षिक पत्रिका का नाम क्या है जिसने वर्ष 2022 ईस्वी में अपने प्रकाशन के 100 वर्ष पूरे किए थे। तो याद रखिए, जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ प्रश्न 2021, 2022, 2023, 2024 से भी संभावित हो सकते हैं, लेकिन इस प्रश्न को मैंने 2022 से लिया है। और इसी तरह से आपकी मानसिक तैयारी होनी चाहिए कि इस 4 वर्षों की कालावधि में जितने भी प्रश्न पूछे गए हों किसी भी संदर्भ में आप उसे करंट का नाम दे सकते हैं। तो उसी कड़ी में प्रश्न का ये है, उस पत्रिका का नाम है घर बंधु, जगबंधु, देशबंधु और आदिवासी चेतना। तो बात क्या हो रही थी, उस पाक्षिक पत्रिका। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि पाक्षिक पत्रिका क्या होती है ना। दैनिक पत्रिका को तो आप जानते ही हैं, दैनिक होती है, साप्ताहिक होती है, पाक्षिक होती है, अर्धमासिक जिसको कहते हैं आप, मासिक होती है, त्रैमासिक भी होती है। तो खैर आपको यहाँ पर बताना है उस पत्रिका का नाम जिसे 100 वर्ष पूरे हुए 2022 में। तो चलिए विकल्प हो गया और मैं बता दूं उसका विकल्प जो है वो है आपको, वो जो है ना विकल्प वो घरबंधु से जुड़ता है। घरबंधु नामक जो मैगजीन है उसके 100 वर्ष के पूरे हुए। तो ये एकमात्र पत्रिका थी जो कि इसका प्रकाशन पहली बार 1872 ईस्वी में कहा जा सकता है प्रकाशित हुई थी और उस समय से लेकर अभी तक ये पत्रिका जो है चलन में है। और वर्ष 2022 ईस्वी की बात मैं कर रहा हूँ, इस पत्रिका ने अपने उस जो जब से ये अवधि से शुरू हुई थी, कुल कहा जाए तो लगभग 150 वर्ष अपना पूरा किया है ना। अपने प्रकाशन के 100 वर्ष तो नहीं कहेंगे, 150 वर्ष करना ज़्यादा उचित होगा। 150 वर्ष पूरा किया है। और ये पत्रिका जर्मन मिशनरियों की पत्रिका मानी जाती है और कुल मिलाकर कहा जाए तो ये इसका जो स्वरूप है वो धार्मिक पत्रिका के रूप में मानी जाती है। ये धार्मिक पाक्षिक पत्रिका है, रिलीजियस बुक्स है, समझ गए। तो ये छोटी सी जानकारी मैंने दे दिया आपको। चलिए अब चलते हैं हम लोग छठे प्रश्न की ओर। और छठा प्रश्न भी आपके हिस्से में छोड़ने की सोच रहा हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा बताने की कोशिश करेंगे कि लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कितने रुपए जमा किए जाते हैं। तो सरकार के द्वारा अनेकानेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं। उसी वेलफेयर स्कीम में आपको लाडली लक्ष्मी योजना से जुड़ा हुआ बीपीएल परिवार से जुड़े हुए प्रश्न को मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ। उसके जन्म लेने के बाद, लड़की के जन्म लेने के बाद पोस्ट ऑफिस में राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कितने रुपए जमा किए जाते हैं। विकल्प है आपको 5,000 रुपये, 6,000 रुपये, 7,000 रुपये, 8,000 रुपये। ये आंकड़े मैं बता रहा हूँ 2011 के आधार पर आपको इस आंकड़े का मूल्यांकन करना होगा। तो ये योजना भी 2011 से शुरू की गई थी। अब रही बात है कि झारखंड सरकार के समाज कल्याण और महिला कल्याण विभाग के द्वारा सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या उनको लोगों को सक्षम बनाने के लिए, उस वर्ग विशेष को सक्षम बनाने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की गई थी। जैसा कि मैंने बताया कि 2011 में इस योजना की शुरुआत हुई थी और उस अवधि से इस योजना की आगाज की गई है और इसके लिए प्रतिवर्ष 6,000 रुपये राशि जो है राज्य सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष 6,000 रुपये जमा की जाती है। तो ये हो गया इसका बी, इसका सही विकल्प होगा।
ठीक है, तो ये मैं बता दूं कि 2,000 रुपये 6,000 रुपये की। हाँ, एक छोटी सी जानकारी और जोड़ दूं कि बच्चे की यदि छठवीं की पढ़ाई से लेकर के, है ना, बच्चे के जन्म के बाद छठे की पढ़ाई से लेकर के छठे तक की पढ़ाई के लिए दाखिले के समय उसके 2,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस तरह 9वीं कक्षा में बच्चे के आने पर 4,000 रुपये की राशि दी जाती है, और 11वीं कक्षा में यदि बच्चे का प्रवेश हो जाए तो 7,500 रुपये की राशि दी जाती है। तो कुल मिलाकर के ये छोटी सी जानकारी मैंने उचित समझा आपको देने के लिए। तो इसी तरह से नवीनतम प्रश्नों की जानकारी और व्याख्या के साथ देने की मैं कोशिश करता रहूँगा। और चलिए, उस कड़ी में अगला प्रश्न आपके स्क्रीन में आने वाला है, प्रश्न संख्या 7 के रूप में। चलिए पहले इस प्रश्न को पढ़ लें। और प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड की कौन सी एक योजना है जो विधवा महिलाओं के कल्याण से संबंधित है? विडो लेडीज के वेलफेयर से जुड़ी हुई कौन सी योजना है? वेदव्यासी आवास योजना, सरस्वती योजना, भीमराव अंबेडकर आवास योजना और शेख भिखारी आवास योजना। प्रश्न संख्या 7 का जवाब इन्हीं विकल्पों में कोई एक होगा। आप बता दें कि इसका सही विकल्प क्या होगा। तो चलिए, आपने बता दिया होगा और मैं आपको बता दूं कि ऐसा विकल्प जो है वो भीमराव अंबेडकर योजना के नाम से विडो महिलाओं के लिए या उनके लिए योजना है। तो वर्ष 2016 ईस्वी में यह योजना शुरू की गई थी, और उस वक्त के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री झारखंड सरकार के जो थे, उस वक्त इस कहा जा सकता है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के द्वारा यह योजना शुरू की गई थी। और इसके लिए कुछ प्रावधान ये थे कि मैदानी क्षेत्र में रहने वाले जो लाभुक महिलाएं होंगी, उनके लिए इस प्रोविज़न में लगभग 1,20,000 रुपये की राशि देने का प्रावधान किया गया था। और इसमें केंद्र का अंशदान यदि कहूँ तो केंद्र का अंशदान 60% का और राज्य का अंशदान 40% तय किया गया है। इसी तरह से पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाली जो विडो महिलाएं हैं, उनके लाभुकों के लिए केंद्र के द्वारा जो अंशदान है उसकी प्रतिशतता 90% तय की गई है। तो ये योजना को लेकर के 2-3 प्रश्न संभावित हो सकते हैं, आप उस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। चलिए, इसी कड़ी में मैं अगला प्रश्न ले चलता हूँ आपको। और अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न संख्या 8वें प्रश्न के रूप में है कि नेशनल हेल्थ मिशन के नवीनतम सर्वे, जो न्यूली जो उसका सर्वे आया है, सर्वे 5 की रिपोर्ट के आधार पर राज्य में निम्न में से कौन सा जिला में सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की प्रतिशतता है? माल न्यूट्रिटेड बच्चों की संख्या प्रतिशतता के संदर्भ में राज्य के किस जिले में है? इन 4 विकल्पों में आपको ढूंढना है। विकल्प है खूंटी, गोड्डा, सरायकेला खरसावां और गिरिडीह। तो याद रखें, प्रश्न की नीड क्या है वो आप समझ रहे। नेशनल हेल्थ मिशन का जो रिपोर्ट आया है सर्वे 5 के रूप में, उसमें झारखंड के संदर्भ में कौन सा जिला है जिसमें सर्वाधिक कुपोषित बच्चों की प्रतिशतता, इन्हीं विकल्पों में आपको ढूंढकर बताना है। तो इसके आधार पर आपको मैं बता दूं कि इसका विकल्प जो सही होगा वो होगा सी विकल्प, अर्थात सरायकेला खरसावां। ठीक है, सरायकेला खरसावां पर आपकी मुहर लगनी चाहिए कि सबसे अधिक कुपोषित बच्चों की संख्या प्रतिशतता के संदर्भ में इसी जिले में दर्ज की गई है ना। और इसकी प्रतिशतता अगर मैं कहूं तो कमोवेश 23 अर्थात 23% की प्रतिशतता इस जिले विशेष पर दर्ज की गई है। वहीं यदि दूसरे विकल्पों की बात करूं, जैसे खूंटी है, रांची है, पूर्वी सिंहभूम है ना, यही तो है, खूंटी है। अच्छा, खूंटी की बात मैं करूं तो इसी तरह से खूंटी हो गया, पूर्वी सिंहभूम हो गया, रांची हो गया, इसकी अगर प्रतिशतता तुलनात्मक तरीके से देखी जाए तो 16.8% इस क्षेत्र विशेष में, जिले विशेष में कुपोषित बच्चों की संख्या प्रतिशतता के संदर्भ में दर्ज की गई है। वहीं यदि गिरिडीह की बात करूं तो गिरिडीह में इसकी प्रतिशतता 14.5% दर्ज की गई है, 14.5% दर्ज की गई है। पश्चिमी सिंहभूम में 12.9% दर्ज किया गया है। गोड्डा की बात मैं करूं तो गोड्डा में 11.2% किया गया है। और लोहरदगा की मैं बात करूं तो लोहरदगा भी 10% की कुपोषित बच्चों की संख्या अर्थात उनकी प्रतिशतता जो गंभीर रूप से कुपोषित हैं इस जिले विशेष में दर्ज किए गए। वैसे एक जानकारी आपको और जोड़ दूं, यदि परीक्षा में प्रश्न का स्वरूप बदल जाए तो ऐसा हो सकता है कि झारखंड में कितने प्रतिशत बच्चे एनीमिया से ग्रसित हैं। तो वर्तमान 2000 आंकड़े के हिसाब से यदि ये प्रश्न का आकार बदल जाए या कलेवर बदल जाए तो आपकी व्याख्या में होना चाहिए कि एनीमिया से ग्रसित बच्चों की संख्या झारखंड राज्य में 69% अर्थात 69% है। इस तरह से अगर महिलाओं की जो प्रभावित हैं वो 65% के आसपास एनीमिया से ग्रसित हैं। तो अतिरिक्त जानकारियों को मैं देने की कड़ी में आपसे
आपको मैं देना चाहूँगा ताकि आप बेहतर तरीके से परीक्षा में, परीक्षा हॉल में कंफर्ट हो सकें। प्रश्न संख्या 9 पर आ गई हमारी बात, और 9 जो है उस पर मैं आना चाहूँगा। तो थोड़ा सा आप मौका दें मुझे। प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, 9 क्या कहता है, देखिए। चलिए, ये था प्रश्न संख्या 9। तो 9 प्रश्न के बाद देख लें कि झारखंड का वो पहला खेल विश्वविद्यालय है ना, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है, किसके सहयोग से निर्मित करते हेतु MOU अर्थात मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया गया है सेल के साथ, मेकॉन के साथ, टाटा के साथ, CCL के साथ। तो फर्स्ट स्टेट स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का MOU किन के साथ किया गया है, ये आपको बताना है। विकल्प आपके समक्ष है, आप देख लीजिए विकल्प। और सेल है, मेकॉन है, टाटा है और CCL है। इन्हीं विकल्पों में कोई एक होगा। चलिए इसकी जानकारी आप हमें बताने की कोशिश करें, क्या हो सकता है इसका विकल्प। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि मिल गया होगा आपको विकल्प। चलिए मैं आपको विकल्प से जोड़ दूं, और इसका विकल्प जो है CCL के साथ, सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के साथ जो है ये निगोशिएशन हुआ है। तो CCL के साथ ये MOU हुआ था। यह विश्वविद्यालय रांची में स्थापित की गई है, और झारखंड खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ जो झारखंड का जो झारखंड खेल प्राधिकरण जो है ना, JSI जिसको कहते हैं, अथॉरिटी है, उसकी भागीदारी के साथ उसकी भागीदारी इसमें निश्चित की गई है। उसमें झारखंड खेल प्राधिकरण की जो भागीदारी है वो 26% है, और CCL की भागीदारी 49% है। कहा जाए तो मुझे ऐसा कहना उचित होगा कि झारखंड खेल प्राधिकरण की जो उसमें भागीदारी है वो 26% से लेकर 49% है, और CCL की भागीदारी जो है सो 51% है। तो यहाँ एक भी जानकारी जरूरी है कि कुल मिलाकर के राज्य में खेले जाने वाले 15 खेलों की जो विविधताएं हैं, या उन विधाओं में, खेल की 15 विधाओं में ये यूनिवर्सिटी जो है सो स्पोर्ट्स की जानकारी प्रतिभागियों को साझा करता है, जिसमें कुल मिलाकर के छात्र या फिर खिलाड़ियों की जो प्रशिक्षण के लिए जो संख्या निर्धारित की गई है वो लगभग 1400 विद्यार्थियों का प्रशिक्षण यहाँ दिया जाएगा। 700 बच्चे प्रतियोगी परीक्षा से आएंगे, और शेष जो होंगे 700 में 350 छात्र या खिलाड़ी जो होंगे वो सरकार के होंगे, और 750 में सरकार की ओर से आएंगे, और 350 जो होंगे CCL की ओर से आएंगे। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी आपको। तो अभी तक मैंने 9 प्रश्नों का समाधान किया है, और यदि आपको आज के सत्र पर आपको मेरे प्रश्न अच्छे लग रहे हों तो आप इसी तरह से अभ्यास करने का हौसला बनाए रखें। मैं नियमित रूप से ऐसे नवीनतम प्रश्नों को लेकर आता रहूँगा। आप मेरे इस प्रश्नों को अपने मित्रों के साथ साझा करें और लाइक करें। यदि आपको ये मेरे प्रश्न अच्छे लगते हो तो उन्हें लाइक करें, और इस सेशन अर्थात इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अतुल्य सिविल एकेडमी अर्थात अतुल्य सिविल सर्विसेज एकेडमी के नाम से, ACS के नाम से ये चैनल जो आपके लिए मैं गुणवत्ता युक्त प्रश्नों को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए प्रश्न संख्या 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन में है कि झारखंड के किस जिले में सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए STEM एजुकेशन सिस्टम के अंतर्गत STEM लैब तैयार किया गया है। 4 विकल्प है, रामगढ़, रांची, पूर्वी सिंहभूम और धनबाद। प्रश्न संख्या 10वां का विकल्प क्या होगा? आप इस विकल्प के साथ अपनी पहल को जारी रखें। मैं कोशिश करूंगा कि इसका विकल्प या व्याख्या मैं आवश्यक बता सकूं। चलिए, तो रामगढ़, रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद ये विकल्प है। ठीक है, तो ये कोशिश करनी है आपको कि क्या होना चाहिए इसका विकल्प। चलिए इसका विकल्प जो मैं बता दूं आपको कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो रांची से जुड़ता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो जाए कि STEM शब्द जो आया है, STEM एजुकेशन, इसका शब्द का अर्थ क्या है? साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इन तीनों विषयों को जोड़ करके STEM शब्द सृजित हुआ है। तो इन चारों विषयों के प्रथम अक्षरों से मिलकर के STEM शब्द का सृजन हुआ है। और STEM लैब झारखंड की सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने की दिशा में प्रयास है। और STEM लैब में पाठ्यक्रम में शामिल विषयों की अगर मैं बात करूं तो उन शामिल विषयों में संबंधित उपकरण जो इस लैब में स्थापित किए जाएंगे उसमें पिनहोल कैमरा हो गया, इन्फिनिटी वॉल हो गया, सोलर सिस्टम हो गया, है ना, और इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी से संदर्भ भी बहुत सारी जो जानकारियां होती हैं वो STEM लैब में स्थापित की जाएंगी। तो रांची इसका सही विकल्प होगा। तो मुझे लगता है कि 10 प्रश्नों को मैंने अभी तक आपके समक्ष रखा है,
और इसी तरह से मैं नवीनतम प्रश्न अर्थात प्रश्न आज के सत्र में प्रश्न संख्या 11 पर मैं आपको ले आ रहा हूँ। और चलिए कोशिश करेंगे कि 11वां प्रश्न का जवाब आप समझ पाएँ। जहाँ थोड़ी सी छूट रही है बात मैं जोड़ूंगा। ये प्रश्न झारखंड के प्राचीन इतिहास से जुड़ा हुआ है कि नागवंशावली के किस शासक की तुलना मुगल शासक हुमायूं से की गई है। तो 4 विकल्प यहाँ दिए हुए हैं, रघुनाथ शाह, यदुनाथ शाह, यहाँ आप दुर्जन साल लिख दें, ये दुर्जन साल है। दुर्जन साल कहाँ कहना उचित होगा, दुर्जन साल। चलिए इसे दुर्जन साल पढ़ा जाए। तो चलिए थोड़ी सी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप तक मैं सही तरीके से रख पाऊँ। थोड़ा सा मौका दे। मेरी बात हो रही थी संभवतः, चलिए आ गया, सही जगह पर आ गया ना। तो यहाँ क्या था, दुर्जन साल इसको कहा जाए, क्या कहा जाए, दुर्जन साल कहा जाए। ठीक, इसको दुर्जन साल कहा जाए। और ये दुर्जन साल है और इसे डी विकल्प को क्या पढ़ा जाए, एनी शाह पढ़ा जाए। तो चलिए आप हमें बताएं कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब जो है सी विकल्प से जुड़ना चाहिए, अर्थात दुर्जन साल से जुड़ना चाहिए। तो इसकी तुलना जो है मुगल शासक हुमायूं से की गई है। तो आपको इसके बारे में बेहतर पता है कि वर्ष जब दुर्जन साल को 1615 ईस्वी में गिरफ्तार करके जब ग्वालियर में बंद कर दिया गया था, तो 12 वर्ष की बंदी के बाद, ग्वालियर में 12 वर्ष के प्रवास के बाद, या था जेल में रहने के उपरांत 1627 ईस्वी में, है ना, 1627 ईस्वी में दुर्जन साल को उसकी वापसी होती है और पुनः वो गद्दी को शामिल होता है, अर्थात वो अल्प समय के लिए ही शासक बनता है। तो ये जो तुलनात्मक था, इसकी तुलना हुमायूं से की गई थी। वैसे अगर चर्चा हुई है हुमायूं के संदर्भ में, तो हुमायूं के शासनकाल को भी आपको याद रखना चाहिए, अर्थात हुमायूं का भी कालखंड जो है शासन का 2 बार हुआ था, एक 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक, और उसके बाद पुनः वो गद्दी पर आसीन हुआ था 1555 ईस्वी से 1556 ईस्वी तक। तो ये थी जानकारी, इसलिए उसको जोड़कर देखा गया उसके संदर्भ से। चलिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 12 पर आते हैं और देखते हैं कि इसका क्या होगा विकल्प। कोशिश करूंगा कि इसके विकल्प पर मैं दर्ज करा दूं आपको कि प्रश्न क्या है। थोड़ा सा विकल्प इसमें छूट रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि दर्ज करा दूं आपको। तो चलिए पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं ना। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उग्रवाद चरण के दौर में वारिंद्र कुमार घोष समेत कई क्रांतिकारियों ने देवघर में किस संस्था की स्थापना की थी। आप एक बार पहले पढ़ लें और उसके बाद मैं संस्थानों के नाम यहाँ दर्ज करा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप मुझे सहयोग करेंगे संस्थानों के नाम को दर्ज कराने। तो इसको मैं दर्ज करा दे रहा हूँ। दो संस्थाओं के नाम तो दर्ज दिख रहे हैं आपको, गोल्डन लीग के रूप में और आवर स्वाधीन भारत के रूप में। ठीक है, उसके अलावा अगर दूसरी संस्था के नाम से किया जाए तो राजनीतिक चेतना एक पहले विकल्प को रख लिया जाए। इसी तरह से चलिए मैं चौथा विकल्प भी अब जोड़ दिया हूं, अर्थात राजनीतिक चेतना और हमारा स्वराज। यदि इन चारों विकल्पों के साथ अब मैं आपसे पूछ लूं कि प्रश्न संख्या 12 का जवाब क्या होना चाहिए, तो आप इसका जवाब मुझे बता दें। यदि आप सक्षम हैं तो मुझे उम्मीद करता हूं कि आप बता पाएंगे। तो चलिए इसका जवाब जो है मैं आपको दर्ज करा देता हूं, वो है गोल्डन लीग। गोल्डन लीग नामक संस्था जो है वारिंद्र घोष के साथ जुड़ता है। तो गोल्डन लीग की अगर बात चली है तो गोल्डन लीग नामक संस्था जो थी, इसी संस्था की स्थापना के जरिए विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग को लेकर के ये आंदोलन चलाया गया था। और अरविंदो घोष और वारिंद्र घोष की बात अगर हो रही है तो वो इस संस्था में सक्रिय अर्थात एक्टिवली पार्टिसिपेट किया करते थे। और इनके द्वारा ही अर्थात उस क्षेत्र विशेष की जिस जिले का नामकरण ना आप थोड़ा सा अंदाज लगा लें, रोहिणी नामक गांव से संदर्भ किस जिले से जुड़ता है। तो रोहिणी नामक गांव था, उस गांव में
राजनारायण बोस के यहाँ, जो बारिंद्र घोष के नाना के रूप में जाने जाते थे, वो उसी रोहिणी गांव में ये दोनों छुप कर रहा करते थे और वो मकान का नाम था सेलरबाड़ी। तो आप मुझे अब बताने की कोशिश करेंगे कमेंट के जरिए कि मैं किस ज़िले की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो संदर्भ था गोल्डन लीग। चलिए छोटी छोटी जानकारी मैं आपके हिस्से छोड़ता हूँ, शायद इसलिए ताकि आप अपनी ओर से भी कुछ सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 13 जो है आपके सामने विकल्प में आ गया है कि गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिज विद्रोह किस स्थान पर हुआ था? बीरभूम, मानभूम, सिंहभूम, दालभूम। ये झारखंड के जिले हैं या अलग उन जिलों के नामकरण किए गए हैं, बीरभूम के रूप में, मानभूम के रूप में, सिंहभूम के रूप में, दालभूम के रूप में। तो गंगा नारायण के बारे में आप हमें बताने की कोशिश करेंगे कि क्या था इसके संदर्भ में। प्रश्न संख्या 13 पर आपकी नज़र जा रही है और आप उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, आपने जवाब ढूंढ लिया होगा मुझे लगता है, और वो जवाब है बीरभूम। तो बीरभूम का संबंध गंगा नारायण के से जुड़ता है। तो 1831 ईस्वी से लेकर 1832 ईस्वी की इस छोटी सी काल अवधि में गंगा नारायण के नेतृत्व में भूमिजों ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया था। यह आपने इतिहास में पढ़ा होगा। और यह कभी कभी प्रश्न का आकार ये पूछ लिया जाए कि भूमिज विद्रोह के दमनकर्ता किस अंग्रेज अधिकारी को माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे कैप्टन विल्किंसन को भूमिज विद्रोह के दमनकर्ता के रूप में जाना जाता है। और इस युद्ध में खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा छल करके गंगा नारायण सिंह को मार दिया गया था। तो ये थी उस समय की कहानी जो मैंने इसके साथ जोड़ा। तो ये थी छोटी सी सांकेतिक व्याख्या जो प्रश्न संख्या 13 से जुड़ गई। और इसी तरह से मैंने चूंकि झारखंड के ही प्रश्नों को आपके रख करके ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी जो मेमोरी है, आपका जो स्मृति है अब तक पढ़ा हुआ, वो किस लेवल तक आपने अपने आप को पहुँचाया है। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अभी तक के प्रश्न आप पसंद किए होंगे। प्रश्न संख्या 14 पर आ गई है हमारी बात, और पढ़ें आप कि किस मुगल बादशाह के समय में मुगल साम्राज्य और झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ था। उस टेन्योर का नाम बताना है, मुगल डायनेस्टी के उस शासक के समय में जब झारखंड और मुगल डायनेस्टी के बीच में रियल रिलेशन जो है सो डेवलप हुआ था। हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। प्रश्न संख्या 14 का विकल्प आप हमें बताने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि आपने अपना विकल्प ढूंढ लिया होगा। मैं आवश्यक व्याख्या बताऊंगा। वो मुगल शासक का नाम था अकबर। तो अकबर के शासनावधि की मैं बात करूं तो 1556 ईस्वी से लेकर के 1605 ईस्वी तक का कालखंड अकबर से जुड़ता है। और अकबर के शासनकाल में खोखरा या कहा जाए तो कोकरा नामक क्षेत्र में अपनी स्थिति अकबर ने काफ़ी मजबूत कर रखी थी। उसी के ही शासनकाल में हजारीबाग के हजारीबाग का जो छई चंपा जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र विशेष में मालगुजारी भी निश्चित की गई थी 15,500 रुपये। और यही वो कालखंड था जब मानभूम क्षेत्र में भी कई किलों का निर्माण अकबर के शासनकाल में हुआ था। इतना ही नहीं, अकबर के शासनकाल में ही पलामू और राजमहल क्षेत्र में भी अधिकार किया गया था। इसलिए झारखंड का संपर्क स्थायी रूप से कहा जाए तो अकबर के शासनकाल में जुड़ता है। तो 14 प्रश्न का जवाब अभी तक आपने पा लिया है और अभी हमारी बात 15वें प्रश्न पर आती है। पूरी तरह से झारखंड के प्रश्नों पर केंद्रित करके मैंने कहा है। एक प्रश्न आ गया कि किस क्रांतिकारी नेता ने यह घोषणा की थी कि अबुआ राज एटे जना महारानी राज टुडू। आपको बताना है कि ये कथन किस वीर क्रांतिकारी के मुंह से कहा गया था। तिलका मांझी, तेलंगा खड़िया, वीर बुधु भगत और बिरसा मुंडा। बेहद सरल प्रश्न है। उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आपने कई बार सुना होगा और पिछली परीक्षाओं में भी यदा कदा पूछा गया है ये प्रश्न। तो मात्र संकेतों के तौर पर इसका आपकी व्याख्या बता दूं कि इसका जो सही जवाब होगा वो बिरसा मुंडा से जुड़ता है। तो 15 प्रश्न का जवाब तो मैंने अभी तक दे रखा है। उम्मीद करता हूं कि मेरे साथ आप भी 15 प्रश्नों का सही जवाब दे चुके होंगे। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 16 पर हमारी बात आ गई है। 16 प्रश्न को ध्यान से देखें कि किस विद्रोह के नेताओं ने भविष्यवाणी की थी कि अब विदेशी शासन का अंत निकट है तथा ब्रिटिश तथा उसके समर्थक गंगा पार लौट जाएंगे और आपस में लड़के मर जाएंगे। ये किस विद्रोह के नेताओं की यह प्रेडिक्शन थी, उनकी भविष्यवाणी थी? संथाल विद्रोह, ढाल विद्रोह, हो विद्रोह, चेरो विद्रोह। आपको बताना है कि ये
किन की भविष्यवाणी थी इस क्षेत्रीय विद्रोहों में। झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय विद्रोहों का बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इतिहास गवाह है कि उन क्षेत्रीय विद्रोहों की अपनी अपनी गौरव गाथा रही है। तो चलिए 16वें प्रश्न का जवाब आपने ढूंढ लिया होगा उम्मीद करता हूं, और 16वें प्रश्न का विकल्प आ गया संथाल विद्रोह से। इसी तरह से छोटे छोटे प्रश्न वन लाइनर के प्रश्न भी परीक्षा में देखने को मिले तो सहजता से पहले प्रश्न को पढ़ लें और उसके बाद इसके जवाब की ओर बढ़ चलें। तो चलिए मैंने आपका जवाब बता दिया है और अब मैं 17 प्रश्न पर ले आ रहा हूं आपको। प्रश्न संख्या 17 का जवाब देख लिया जाए। चामबंदी संस्कार किस जनजाति में पाया जाता है? झारखंड की जनजातियों में बहुत सारे रिचुअल्स हैं। सभी जनजातियों के अपने रीति रिवाज हैं और उन्हीं रीति रिवाजों के कारण वे अपनी अपने तरीके से अपने रिचुअल्स को पूरा करते हैं। तो चामबंदी संस्कार भी इन चारों विकल्पों में किसी जनजातियों के बीच में चलन में है। असुर, सबर, करमाली और बिरहोर। आपको बताना है कि ये किसका संस्कार माना जाता है। ठीक है, किन के लिए ये संस्कार है। आप इनके विकल्प पर अपनी मुहर लगाने की कोशिश करें। उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक अपना विकल्प खोज लिया होगा। यदि आप खोज ना पाए हो तो भी आप थोड़ा इंतजार करें, वरना मैं थोड़ी सी व्याख्या चामबंदी संस्कार के संदर्भ में बता दूं कि इस चामबंदी संस्कार का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। इसके अंतर्गत इस संस्कार के तहत, इस रिचुअल के तहत होता क्या है कि बच्चों की सुरक्षा हेतु चमड़े का एक तरह से धागा बच्चों की सुरक्षा के लिए, या तो रोगों से सुरक्षा के लिए या अप्राकृतिक तत्वों से जो होते हैं भूत पिशाच वगैरह के, उससे रक्षा के लिए चमड़े का धागा बच्चों को पहनाया जाता है और ये धागा विवाह के समय खोला जाता है। और ये और चीज़ बता दूं कि ये जिस जनजाति की चर्चा आपको ढूंढ कर बतानी है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, यह आप बताने की कमेंट के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस जनजाति विशेष में एक और चलन की बात मैं बता दूं कि उस जनजाति विशेष में केले का पौधा लगाना कुंवारे लड़के लड़कियों के लिए प्रतिबंधित माना गया है। तो थोड़ी सी जिज्ञासा मैं आपके नाम छोड़ता हूं और आवश्यकता अनुसार आप उसमें अपने कमेंट के जरिए मुझे जरूर बताने की कोशिश करेंगे, ताकि मैं जान सकूं कि मैं जिस जनजाति विशेष की बात कर रहा हूं उसका पूर्व ज्ञान आपको है। चलिए मैं आपको छोड़ता हूं इस प्रश्न के जवाब में। प्रश्न संख्या 18वें का जवाब आपको ले चलता हूं प्रश्न की ओर। झारखंड में टपक सिंचाई पद्धति परियोजना किस देश के सहयोग से लागू की गई है? विकल्प है दक्षिण कोरिया, इजराइल, मलेशिया, जापान। यह एक नई किस्म की सिंचाई योजना है जिसमें आपने देखा होगा इन दिनों, गर्मी के दिनों विशेषकर, जहां पर बारिश ठीक से नहीं होती है, वहां पर टपक सिंचाई की योजना के तहत अर्थात पानी के बूंद पौधों के जड़ों तक पहुंचते हैं और एक नई किस्म की खेती की योजना शुरू की गई है। तो ये जिसको ड्रिप इरिगेशन भी कहते हैं, आप अंग्रेजी में से ड्रिप इरिगेशन पद्धति भी कहा जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि सिंचाई की एक आधुनिकतम पद्धति है। तो आपको बताना है कि ये किस देश विशेष के द्वारा शुरू किया गया है। झारखंड में दक्षिणी कोरिया, इजराइल, मलेशिया, जापान। उम्मीद करता हूं कि आपने इतने देर में अपना विकल्प ढूंढ लिया होगा। तो मैं बता दूं कि वो इजराइल है। इजराइल नामक देश के साथ ये योजना शुरू की गई है। तो इस ड्रिप इरिगेशन पद्धति के बारे में बता दूं कि इसमें पानी की अत्यधिक बचत होती है इस पद्धति के द्वारा, और पौधों की जड़ों में पानी को बूंद बूंद करके पहुंचाया जाता है। तो इस तरह की जो ड्रिप इरिगेशन है उसके कई किस्म के लाभ भी देखे जाते हैं। जैसे इसमें इस ड्रिप इरिगेशन के द्वारा चावल की खेती तक की जा सकती है। आप इससे अंदाज कर सकते हैं कि किस हद तक योजना ये कारगर साबित हो सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा लाभदायक इस योजना का कहा जा सकता है तो सब्जियों के संदर्भ में कहा जाए या फूलों की खेती के लिए, है ना, हॉर्टिकल्चर के संदर्भ में ये योजना जो है सो विशेष रूप से लाभदायक सिद्ध हुई है। तो ये थी जानकारी प्रश्न संख्या 18 से जुड़ करके मैंने आपका ज्ञान को पहले से बढ़ा दिया है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 19 पर आते हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, आज के सत्र का अंतिम प्रश्न है ये, और इस पर आपको आपकी जिज्ञासा पूरी करनी है। आपको बताना है कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार झारखंड राज्य की कुल 86.5% लाभ की अनुसूचित जनजातीय आबादी में आदिम जनजातियों की प्रतिशतता कितनी है, यह आपको तय करना है। आप इसमें तय करके बता दें कि इसका जवाब आपके संज्ञान में है या नहीं। जो नए डेटा जो आए हैं उसके आधार पर झारखंड राज्य की कुल
जो अनुसूचित जनजाति आबादी में ट्राइबल जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, इस विकल्पों में आपको दर्ज करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आप इस पर अपनी पकड़ बना चुके होंगे। यदि आपको ये प्रश्न का जवाब मिल जाए तो मैं पहल आपकी ओर से देना चाहूँगा, देखना चाहूँगा, ताकि आप इसका जवाब भी मुझे कमेंट के जरिए बताएं। तो आज के सत्र को मैंने आपके 2-3 प्रश्न आपके हिस्से छोड़ रहा हूँ, सिर्फ इसलिए कि अगले सत्र में जब नए सत्र में नए प्रश्नों के साथ मिलूं तो इन प्रश्नों को याद करके इसका जवाब मैं बताऊंगा। लेकिन अभी ये बारी आपकी है। यह जानने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि आपकी तैयारी परीक्षा से पूर्व किस हद तक है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सत्र मेरे इस छोटे से प्रश्नों की श्रृंखला को आपने जरूर समझा होगा और इन प्रश्नों को ध्यान से देखने की कोशिश की होगी। तो चलिए इसी सत्र के साथ मैं आज के सत्र का समापन करता हूं। हमारी मुलाकात किसी नए बहुत जल्दी नए प्रश्नों के साथ होगी। आप पढ़ते रहिए ध्यान से और आगे बढ़िए। धन्यवाद।